आज की जो चर्चा है वो ये है कि पंचक नक्षत्र जो हैं, इन पंचक नक्षत्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पंचक नक्षत्र की वास्तविकता क्या है। दर्शकों, पंचक नक्षत्र में विशेष रूप से कहा गया, रत्नमाला एक जो ग्रंथ है उसमें, कि वासवोत्तर दलादि पंचके याम दिक्कमने गेह गोपनम प्रेत दाह तृणकाष्ठ संग्रहम क्षय्यकाम विततनम च वर्जयेत। अर्थात जो है पंचक में विशेष रूप से 5 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र हैं। इन 5 नक्षत्रों में विशेष रूप से कहा गया कि दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, पहला। दूसरा, कह रहे हैं कि गेह गोपनम, यानी कि घर का, यानी कि छत जो है ढलाई हो गया अथवा घर को छाने का जो कार्य होता है वह कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल तो छप्पर रहता नहीं, पिछले हम लोगों के समय में अथवा आज भी पुराने जो घर हैं वो तो बिल्कुल नहीं दिखते ऐसा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर निश्चित रूप से खपरेल के मकान हैं और छप्पर हैं, तो उनको छाने के साथ साथ में ये कहा गया कि अब आज के समय में, आज के परिवेश में देखा जाए तो छत की ढलाई, तो गेह गोपनम, यह कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद कहा गया कि प्रेत दाह तृणकाष्ठ, यानी कि प्रेत का दाह, यदि 5 इन नक्षत्रों के अंतर्गत किसी भी नक्षत्र में यदि मृत्यु किसी की होती है तो उसका दाह नहीं करना चाहिए। किंतु फिर शास्त्र का विधान आता है, धर्म शास्त्र का, कि नहीं 5 दिन तक तो वो रखा नहीं जा सकता, दाह करना ही है, प्रेत दाह। यानी कि जो व्यक्ति मर गया हो, मृत्यु को प्राप्त जो व्यक्ति है, उनका उस जो है प्रेत का दाह तो करना ही है। तो उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए पुत्तल दाह का विधान बताया गया है, धर्मशास्त्रीय विधान है, इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि प्रेत इत्यादि दाह का भी वर्जित किया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो है काष्ठ संचय, यानी कि लकड़ी को संग्रह, लकड़ी को जो है उसका संग्रह करना। अर्थात लकड़ी के संग्रह का यहाँ आशय यह हो गया कि यदि आप, अब हम दूसरे रूप में देखें तो घर में यदि आप कोई लकड़ी से संबंधित कार्य करवा रहे हैं, यानी कि आप सोफा है, पलंग है, या आपके घर के जो इंटीरियर है जो कि लकड़ी से जुड़ा हुआ कार्य है, यदि उससे संबंधित किसी कार्य की शुरुआत आप कर रहे हैं या लकड़ी ला रहे हैं, मंगवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका मत है। यानी कि अब इसके बाद कह रहे हैं कि खाट को बुनवाना, यानी कि क्षय्यकाम विततननम च वर्जयेत, क्षय्यकान च विततनम, अर्थात खाट को बुनना, यह कार्य जो है नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के वासवोत्तर दलादि पंचके याम्यदि गमन गेह गोपनम। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रेत दाह तृणकाष्ठ संग्रहम क्षय्यका विततननम च वर्जयेत। इस प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया 5 नक्षत्र हैं, उनका हमने आपको बताया, लेकिन वास्तविक में इसका मूल रूप क्या है। देखिए, इसका जो मूल रूप है वो ये है कि अश्विनी नक्षत्र से लेकर के और 27 जो नक्षत्र है उनके, इन सभी नक्षत्रों के अंतिम के जो 5 नक्षत्र हैं, इन 5 नक्षत्रों को पंचक, यह जो नक्षत्र हैं वह वायु तत्व वाले नक्षत्र हैं। वायु तत्व जो नक्षत्र हैं, तो इसका मतलब यह कि इन नक्षत्रों में किया गया कार्य वह निश्चित रूप से उसमें स्थिरता प्राप्त नहीं होती। स्थिरता न प्राप्त होने की वजह से, और घर का कार्य चूंकि वह स्थिरता, यानी कि वह
2-3 पीढ़ियां, या यदि यदि वास्तु आपका बड़ा समृद्ध है और आपका यदि वास्तुकला बड़ा उसमें आप निपुण है अथवा आपके कारीगर, तो निश्चित रूप से कई हजारों साल से, कुछ ऐसी हजारों सालों से आज के समय भी पहले बनी जो इमारतें वह ज्यों के त्यों खड़ी हैं। तो यह लंबे यानी कि दीर्घ काल के लिए किया गया कार्य होता है। इसलिए पंचक में यानी कि वायु तत्व प्रधान जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में घर के निर्माण का कार्य शुरुआत नहीं करना चाहिए। विशेष करके घर को छाने का यानी कि उसके जो है ढलाई, छत की जो ढलाई होती है उसे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाकी के जो रिलेटेड जो कार्य हैं, संबंधित जो कार्य हैं, उनको भी न करें, ऐसा नहीं है। यह बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और देना भी चाहिए, क्योंकि यदि शास्त्र को मानते हैं तो पूरा मानिए, तो अपना जो है मत अभिमत उसमें जोड़ने का प्रयास ना करें। क्योंकि आजकल प्राय ऐसा देखा जाता है कि जो शास्त्रीय जो अभिमत है, उस अभिमत के अतिरिक्त अन्य जो लोग हैं, जो व्यवहार जगत में या लोक परंपरा में जो कहा या अथवा सुना जाता, उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है कि वो शास्त्र में ऐसा कहा गया। बिल्कुल। अच्छा, आजकल तो वैदिक विद्वत गण भी मैं देख रहा हूं कि वो भी कह देते हैं कि वह शास्त्र के अनुसार, लेकिन शास्त्र में जो कहा गया उसको आप कहिए। तो मेरा अभिमत यह है कि पंचक में छत की ढलाई ही नहीं करना चाहिए, बाकी सभी कार्य किया जा सकता है, करना चाहिए। अब इसके बाद से इन्होंने कहा कि जो अब पंच वायु तत्व वाले ये 5 नक्षत्र हैं। अब इसके बाद इन 5 नक्षत्रों के अलग अलग नाम हैं। ये जो है इन 5 नक्षत्रों के अलग अलग नाम हैं। जैसे 5 नक्षत्र में पहला जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र को धूम संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। धनिष्ठा नक्षत्र को धूम संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। विशेष करके इस नक्षत्र में कहा गया कि जो है अग्नि भय का अत्यधिक जो है चांसेस रहते हैं और चोरी का भी भय रहता है। यदि धनिष्ठा नक्षत्र में आप जो वर्जित किया गया है इन सभी कार्यों को यदि आप करते हैं, तो पुनः मैं बता दूं आपको, क्योंकि समय अत्यधिक, आपको पहला जो कार्य है वो कार्य है दक्षिण दिशा की यात्रा, छत की ढलाई, चारपाई को बुनना, है ना। ये सब जो कार्य है जो वर्जित बताया गया पंचक में, तो इन सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए। और अगर यदि आप धनिष्ठा में करते हैं तो अग्नि का भय हो जाता है, क्योंकि वो धूम संज्ञक यानी कि धुआं, जिससे धुआं निकलता है, ऐसा धनिष्ठा नक्षत्र को कहा गया। तो धूम संज्ञक नक्षत्र विशेष करके जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसमें इस प्रकार के कार्यों को न करें। इससे अग्नि का भय जो है अत्यधिक बना रहता है। चोर का भी भय होता है, यानी कि सामान का चोरी होना अथवा जो है इस प्रकार की स्थितियां होती है। तीसरा जो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य धनिष्ठा नक्षत्र में नहीं करना चाहिए वो है किसी को भी पैसा देना और किसी से लेना। अच्छा, ले तो सकते हैं लेकिन देना नहीं चाहिए। यदि आप धनिष्ठा नक्षत्र में किसी को भी आप पैसा उधारी देते हैं तो फिर आपको वापसी नहीं मिलेगी। तो इसका विचार विशेष रूप से करना चाहिए। ये उन पंचक में आने वाले 5 नक्षत्रों का यह पहला नक्षत्र है, जिसका नाम धूम संज्ञक नक्षत्र है। उसके बाद दूसरा जो नक्षत्र है वो है शतभिषा, उसका नाम है व्याल संज्ञक। देखिए, शतभिषा नक्षत्र में व्याल मतलब होता है सर्प। सर्प का स्वभाव क्या होता है आप जान रहे होंगे। तो इस समय अगर यदि आप कहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी को टाइम आपने दिया है, किसी ऐसे परामर्श अथवा विमर्श का समय हो, तो उस समय विशेष रूप से इग्नोर करें, अर्थात शतभिषा नक्षत्र में इस प्रकार के कार्य न करें। विशेष करके बाकी के जो 5 जो भी चीजें वर्जित की गई हैं उसको तो आपको नहीं करना ही है, लेकिन विशेष रूप से आपको शतभिषा नक्षत्र में, चूंकि व्याल संज्ञक नक्षत्र है इसलिए इसमें जो है
व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार का समझौता, यात्रा में किसी भी प्रकार से किसी के दूसरे के विवाद में न पड़े यदि जा रहे हो तो, विवाह से संबंधित यदि शुरुआत हो रही हो बात केवल करने की अथवा विमर्श की, लड़का को लड़की देखने जा रहा हो, लड़की को लड़का देखने जा रहा हो, अथवा उसके परिजन आपस में परस्पर में बैठकर बातचीत करने या विमर्श की बात हो, तो उस समय यदि शतभिषा नक्षत्र है तो इसे टाल देना चाहिए। अब इसके बाद से तीसरा जो नक्षत्र है पंचक का वो है काल संज्ञक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। अच्छा, बड़ा आसान इसे समझना, क्योंकि आजकल तो मोबाइल आपके पास ही है, तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज कितने से कितने बजे तक है, क्योंकि आजकल बड़ी सुविधा हो गई है। हाँ, ये अलग विषय है, इन सुविधाओं का कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं, तो आप जो है इसका जरूर ध्यान दें। तो इसके बाद जो पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसे कहते हैं काल पंचक नक्षत्र। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में क्या नहीं करना चाहिए, तो कह रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार के रोग से को ठीक करने के लिए यदि आप कोई दवाइयां बना रहे हैं घर में, औषधि का यदि आप निर्माण कर रहे हैं तो उसे आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जो है कह रहे हैं कि गृह निर्माण, यानी कि आप जो है घर का निर्माण आप कर रहे हैं और उस निर्माण में किसी भी प्रकार का अगर यदि विशेष करके जो है गृहस्थी के सामान, यानी कि घर बन गया हो और इंटीरियर का यदि आप काम करा रहे हैं तो वो भी आपको विशेष रूप से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, यह चौथा नक्षत्र है, इसको कहते हैं राज पंचक नक्षत्र। दुर्घटना इत्यादि की स्थितियां इसमें ज्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ी सी यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं सुदूर, तो बड़े सावधानी से आपको यात्रा करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि यात्रा आप टाल दें, यात्रा करें, किंतु विशेष करके दक्षिण दिशा की यदि यात्रा हो तो उसमें आपको थोड़ी सी आपको वर्जित है, बाकी अन्य सभी दिशाओं की आप यात्राएं उस समय भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की एक बात और बताऊं कि इसमें शासकीय जो कार्य हैं, सरकारी काम, यदि उस काम के लिए आप किसी सरकारी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, कहीं आपके मुकदमे चल रहे हैं, उससे संबंधित यदि आप किसी अधिकारी अथवा किसी जो है संविधान या कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप मिलने जा रहे हैं, तो उस समय थोड़ी सी आपको ये कार्य, चूंकि वो तो न्यायालय आपको समय दिया रहता है, यदि आप न्यायालय के द्वारा दिए गए तारीख पर समय पर आप जा रहे हो तब तो आपको जाना ही है, मजबूरी है। लेकिन यदि संभावना है, गुंजाइश हो, तो उसे टालना चाहिए, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रायः देखा गया है कि उस समय का किया गया निर्णय प्रायः वह सफल नहीं होता या वह अत्यधिक लंबित जो है हो जाता है, चाहे जितना भी प्रयास करना है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो पंचक का है उसमें इस कार्य को जरूर जो है आगे बढ़ा देना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। पांचवा नक्षत्र, यह अंतिम नक्षत्र है पंचक का, और वो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र को कहा गया है अग्नि पंचक। अब अग्नि पंचक का मतलब यह है कि इसमें विशेष करके जो घर से संबंधित जो आपका घर है उससे संबंधित यदि आप नए कार्य की शुरुआत, अब नया कार्य किस प्रकार का, तो पहले से घर बना हो उसके ऊपर भी आप यदि कोई घर बना रहे हैं या कोई और अतिरिक्त एडिशनल जो है निर्माण कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उसमें आपको रेवती नक्षत्र को टाल देना चाहिए, क्योंकि यह नक्षत्र के चक्र का यह अंतिम नक्षत्र है। तो इस समय यदि आप कोई अतिरिक्त कार्य यानी कि विस्तार का कार्य कर रहे हो, जैसे फैक्ट्री आपकी है उसको आप विस्तार दे रहे हो, यदि आपका व्यापार है यदि आप उसमें विस्तार दे रहे हो, दुकान यदि आपकी है दुकान में को और बढ़ा रहे हो, तो और अतिरिक्त निर्माण कर रहे हो, तो इन सब कार्यों से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी आपको जो है रुकना चाहिए और इसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलता है। तो ये रहा आज के इस कार्यक्रम में पंचक से संबंधित कुछ वो विषय जो विषय आपको बार बार आपके मन में शंका आता है, आपके मन में
प्रश्न आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने इस विषय को आपके समक्ष रखा। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि इस कार्यक्रम को हमने एक साथ YouTube में और दोनों हमारे पेज में, और तीसरा जो पेज है उसमें भी इसको हमने इंक्लूड किया है। तो आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद और हमारे शिष्यजनों को आशीर्वाद। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।